प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है आपकी 3 जून सन 2021। दिन है आपका बृहस्पतिवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.5 हम कर रहे थे। आज हमने करना है इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आपको याद दिलाते हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने करना है। सेकंड पार्ट है, देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। भिन्न वाले प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं। हमने करना क्या है, हमने भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। और पहले समीकरण युग्म बनाने हैं। समीकरण युग्म बना करके हमको चेक भी करना है कि उनका हल अद्वितीय है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि अद्वितीय हल आता है तो हमें इसको हल करना है किसी भी बीजगणितीय विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे आप वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर है, देखिए, जब भिन्न वाला प्रश्न होता है तो उसमें मानते क्या हैं हम मानते हैं माना भिन्न का अंश x व हर y है। क्या मानते हैं? भिन्न का अंश x व हर y है। तो भिन्न क्या होगी भाई? भिन्न होती है अंश बटा हर, तो x बटा y हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी भिन्न है। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यहाँ तक भिन्न हो जाती है 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये आपकी भिन्न थी। इसमें से हम 1 घटाते हैं तो भिन्न हो जाती है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे आप? 3 की गुणा इसमें 3 गुणा x ऋण 1 और y की इसमें 1 गुणा y। हमारे पास आएगा 3x ऋण 3 और y एकम y, या हम कह सकते हैं 3x ऋण y बराबर 3। ये आपका समीकरण हो गया। एक पक्षांतर किया हमने। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त हमारी है, दूसरी शर्त चेक कर दीजिए, वह 1/4 हो जाती है। वह यानी कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न हमारी थी x बटा y। यदि हम हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाती है आपकी 1/4, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे? 4 की गुणा करेंगे, 4 गुणा x हो जाएगा, और यहाँ पर y + 8 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा y + 8। अब आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि 4 एकम 4x और 1 की हम जिसमें भी गुणा करते हैं उतना का उतना ही रहता है। ये आपको याद होगा पहले से ही। तो ये हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे y का, 4x ऋण y बराबर 8। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया? प्राप्त समीकरण युग्म हो गया हमारे पास 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। अब इसकी हम या लिख करके इसको मानक रूप में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3x
माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ओके, अब इसकी आप तुलना करके मानक समीकरण से तुलना कर दीजिए। मानक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस c2y प्लस यहाँ देखिए मानक समीकरण युग्म याद दिला देते हैं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी -1, y की गुणा देखिए, y का गुणा क्या है यहाँ पर? ऋण है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा, -1 और c1 का मतलब हो गया -3। a2 हो गया x का गुणांक दूसरे समीकरण में 4, b2 y का गुणांक दूसरे समीकरण में -1 और c2 -8। अब यहाँ देखिए a1 बटा a2 करते हैं। a1 बटा a2 हो गया 3/4, b1 बटा b2 हो गया ऋण 1 बटा ऋण 1 यानी कि 1। देखिए ये 3/4 है, ये 1 है, बराबर नहीं है। दोनों के अनुपात a1 और a2 का और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यहाँ में क्या प्राप्त हो गया? एक अद्वितीय हल प्राप्त हो गया। हल प्राप्त नहीं हुआ, हमें पता चला कि ये एक अद्वितीय हल है। अब हम इस समीकरण को जरूर हल करेंगे। हमने चेक कर लिया है कि हाँ बिल्कुल ये अद्वितीय हल है, इसका तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आप इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से, चाहे बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, चाहे आप बीजगणितीय विधि में 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किससे भी कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, चाहे विलोपन से कीजिए, चाहे वज्र गुणन से कीजिए, जो आपको बहुत ही आसान लगती है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यदि मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। मैं इसको करके दे दूँगा तो आप कहेंगे इसी से करना है हमको, इसलिए आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। किसी भी विधि से हल करके मुझे चेक कराइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी चौथे प्रश्न का पार्ट नंबर 3 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिला, तब उसने 40 अंक प्राप्त किए। उसके बाद 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में जितने भी प्रश्न होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उसने 2 प्रकार से किए, कुछ सही किए कुछ गलत किए, ठीक है ना। कुछ सही किए कुछ गलत किए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फिक्स है कि कितने सही की कितने गलत की, ये भी फिक्स है इसमें, बस अंक फिक्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 अंक सही पर मिल रहे हैं, 1 अंक कट रहा है। पहली शर्त में 3 अंक सही पर 3 अंक मिल रहे हैं, गलत पर 1 अंक कट रहा है। दूसरी शर्त में सही पर 4 अंक मिल रहे हैं और गलत पर 2 अंक कट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं हम मानेंगे क्या है यहाँ पर? माना सही प्रश्न x, सही प्रश्न कितने की है? x, और अशुद्ध सही आप कह सकते हैं सही उत्तर x और अशुद्ध उत्तर y है। सही उत्तर तो x है और अशुद्ध उत्तर y है। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे भाई?
भाई एक्स तो उसने सही किए, वाई उसने गलत किए, ठीक है ना। वाई उत्तर उसने गलत लिखे, एक्स उत्तर सही लिखे, मतलब एक्स प्रश्नों के उत्तर तो सही लिखे और वाई प्रश्नों के उत्तर गलत लिखे, तो एक्स और वाई मिला करके जितने भी होंगे वही सारे प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न कह सकते हैं इसको, कुल प्रश्न। इस प्रकार से आप करेंगे, मानेंगे आप सही उत्तर एक्स और अशुद्ध उत्तर वाई हैं, तो कुल प्रश्न हो गए एक्स प्लस वाई। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त है टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। सही उत्तर है एक्स, 1 पर 3 अंक मिले तो एक्स प्रश्नों पर भाई एक प्रश्न पर यदि 3 अंक मिले तो 2 प्रश्न पर 6 अंक मिलेंगे, 3 प्रश्न पर 9 अंक मिलेंगे, 4 प्रश्न पर 12 अंक मिलेंगे, है ना। 3 की गुणा होती जाएगी। 5 प्रश्न पर 15 अंक मिलेंगे, 10 प्रश्न पर 30 अंक मिलेंगे, 10 या 30, है ना। 3 की गुणा होती जाएगी तो x प्रश्न पर होगा 3x। भाई 1 प्रश्न पर 3 अंक तो x प्रश्नों पर 3x अंक मिलेंगे। और अशुद्ध पर 1 अंक, अशुद्ध तो y प्रश्न है तो 1 की गुणा होगी तो y ही रह जाएगा, है ना। अब 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी 1 प्रश्न पर 1 अंक की कटौती होगी तो 2 प्रश्न पर 2 अंक की होगी, 3 प्रश्न पर 3 अंक की होगी, 4 गलत होंगे तो 4 अंक की कटौती होगी, है ना। 10 प्रश्न गलत होंगे तो 10 अंक की कटौती होगी। y प्रश्न गलत होंगे तो y अंक की कटौती होगी। यानी कि ये कटौती, दूसरी बात ये क्या है, कटौती जुड़ नहीं रहे हैं, कट रहे हैं, माइनस। अगर आपने माइनस मार्किंग वाला कोई पेपर दिया है अपनी उसमें प्रतियोगिता वाला किसी ने भी, तो उसको जान सकता है कटौती कैसी होती है। देखिए सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो 3x अंक हो गए, गलत उत्तर पर 1 अंक कटा तो ऋण y हो गया, ठीक है ना। और टोटल अंक मिले कितने? 40। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ये आपकी थी प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है, देखिए यहां यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है ना। सही उत्तर पर 4 अंक, यहां पर सही प्रश्न आपके x हैं तो 4 अंक मिल रहे हैं तो 4x। गलत उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, ठीक है ना, तो y है और तो 2y हो जाएगा। ये कट रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। टोटल अंक मिले 50, ये आपका हो गया 2। अब 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए, है ना। तो प्राप्त समीकरण क्या हो गए? प्राप्त समीकरण युग्म हो गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको या करके ले सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप तुलना करेंगे वैसे ही मानक समीकरण से तुलना कर, मानक समीकरण युग्म से तुलना करने पर चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुलना कर लेंगे। देखिए आप तुलना कर सकते हैं मानक समीकरण युग्म क्या होता है, अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया है। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -40, a2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -50। अब देखिए a1 बटा a2 कितना होगा? 3/4। b1 बटा b2 कितना होगा? -1 बटा -2, माइनस से माइनस आपका हो जाएगा 1/2। देखिए 3/4 और 1/2 बराबर होते नहीं हैं, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, जब ये बराबर नहीं है तो इसका हल, इसका मतलब है समीकरण युग्म का हल क्या है?
अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसलिए आप इसको हल करेंगे। ठीक है ना, इसको आप हल करेंगे, किसी भी विधि से हल करना, वही हम बता रहे हैं आपको, हम आपको करके नहीं दे रहे हैं। वैसे हमने पीछे आपको तीनों विधियां बता रखी हैं, पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनमें आपको सब विधियों आपको मिल जाएंगी। तो किसी भी विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक, यहाँ देखिए इसका चौथा पार्ट है, चौथे प्रश्न का। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये तो एक राजमार्ग है, इस पर दो स्थान हैं ए और बी, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कार ये है और आपकी दूसरी कार देखिए, ये है। ठीक है, दो कारें हैं। ठीक है, यदि अब देखिए इसमें, अब इसमें दो शर्तें हैं, दो, पहली बात तो दो स्थान हैं, कारें दो हैं और दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम मानेंगे, माना कारों की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मानना पड़ता है, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, माना पहली कौन सी है भाई, मान लीजिए ये पहली है और ये दूसरी है, कोई सी भी पहली मान लीजिए। माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे km पर h लिख देते हैं, है, और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि x किलोमीटर वाली कार, जो पहली कार है वो तेज चल रही है और जो दूसरी कार है वो धीरे चल रही है ना। किसी को भी मान सकते हैं आप, x को ज़्यादा मान सकते हैं और y को कम मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस हिसाब से हम चलेंगे। अब देखिए, अब a और b से दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। अब शर्त कहाँ से शुरू हुई, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, अब एक कार नहीं चल रही है, दो कारें चल रही हैं। ठीक है ना, एक कार चलती तो हम चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा या y किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कार दोनों चल रही हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं, मान लें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, आप इधर को भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है और दूसरा जो तेज भाग रहा है वो इसके पीछे आकर के आपको पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप जब भागेंगे तो आप देर में पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप भी भाग रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आप एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, ये भाग रहा है और ये इधर से भाग रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे आप जल्दी, ठीक है ना, जल्दी आप जो है एक दूसरे से मिल पाएंगे। यदि आप एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ये आप भी इधर भाग रहे हैं और इधर से दूसरा दोस्त भी इधर भाग रहा है, तो आप देर में मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति आती है तो चाल जो है, दोनों की चाल काम करती है, केवल सिंगल एक की चाल काम नहीं करती, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं। यदि ये स्थिर होती, यदि दूसरा स्थिर होता तब तो एक ही चाल काम करना था, लेकिन दोनों ही चल रहे हैं तो यहाँ पर एक की चाल काम नहीं करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए, सापेक्ष चाल, इसको हम कहते हैं सापेक्ष चाल।
क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है ना। सापेक्ष चाल दो प्रकार की होती है, या तो एक ही दिशा में या अलग अलग, है ना। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दोनों कारें, है ना, दोनों कारें एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। दोनों कारें जब एक ही दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल होती है x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये तो है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, दोनों कारें विपरीत दिशा में चलने पर, दोनों कारें विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में जब चलेंगी तो आपकी जो इस सापेक्ष चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं। यदि आप दो दोस्त कोई भी हों, एक दूसरे की ओर भाग कर देखिए, आप जल्दी मिलेंगे। और यदि एक ही दिशा में भागें, ठीक है ना, तो आप देर में मिलेंगे। ठीक है ना। विपरीत भागें तो आप जल्दी मिलेंगे, और यदि आप एक ही दिशा में भागें तो आप देर में मिलेंगे। तो चाल वहाँ घट जाएगी और वहाँ चाल बढ़ जाएगी। जब विपरीत दिशा में भागेंगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब दोनों कारें या दो वाहन एक साथ चल रहे हैं तो वहाँ सापेक्ष चाल काम करती है। कौन सी चाल काम करती है? सापेक्ष चाल। किसी एक की चाल काम नहीं करती है। तो अब देखिए यहाँ प्रथम शर्त क्या लगेगी। प्रथम शर्त है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखिए समय है 5 घंटे, और भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चाल है x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा। समय, चाल, दूरी हमारे पास है 100 किलोमीटर, है ना। तो अब देखिए प्रथम शर्त से चाल बराबर सापेक्ष चाल लिख लीजिए। सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये चीज़ आप जो है अपनी कक्षा में विज्ञान विषय भी देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। प्रथम शर्त में सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चल रहे हैं तो पहले वाली काम करेगी। यहाँ लिखा जाएगा x ऋण y। ये आप शर्त में देखेंगे कि एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में लिखा है ना वहाँ पर। तो दूरी है आपकी 100 किलोमीटर, समय है आपका 5 घंटा। 5 से भाग दे दीजिए। x ऋण y बराबर 5 से 100 को भाग दिया तो आगे आपका 20। ये आपका समीकरण बनेगा 1। समझ रहे होंगे आप लोग। अब दूसरा देखिए, दूसरी शर्त से सापेक्ष चाल। ठीक है ना। दूसरी शर्त में देखिए, यदि वे विपरीत, यहाँ देखिए यहाँ से है, विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है ना। विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दूरी बटा समय हो जाएगा, सूत्र लगेगा विज्ञान वाला। सापेक्ष चाल है आपकी, यहाँ पर जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल है x + y। दूरी है आपकी 100 किलोमीटर, दूरी वही है। समय है 1 घंटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x + y बराबर 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से इसके समीकरण बनेंगे। यही इसमें समझने की चीज़ है। ठीक है ना। सापेक्ष चाल इसमें समझने की चीज़ है। मानी क्या जाएगी चाल, वो इसमें समझने की चीज़ है। ठीक है ना। और ये सूत्र सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय या चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र इसमें लगेगा, ये भी समझने की चीज़ है। ठीक है ना। तब ये होगा। अब देखिए इस समीकरण 1 और 2 को आप चेक कर लेंगे
कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो आप इस किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, जो विधि आपको बहुत अच्छी पसंद होती है। ठीक है, अब देखिए इसका 5वां पार्ट है चौथे ही प्रश्न का, एक और है इसमें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही तो वर्ग इकाई लिखा है इसमें, क्षेत्रफल वर्ग में ही होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग किलोमीटर ऐसे होता है, तो वर्ग इकाई लिखा है। ठीक है ना, वर्ग इसलिए लगा है इसमें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आयत की विमाएँ क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का जब क्षेत्रफल की बात आए तो लंबाई और चौड़ाई को ही मानना पड़ता है। माना आयत की लंबाई, यहाँ मान लेते हैं x व चौड़ाई y है। लंबाई x और चौड़ाई y है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आपको सूत्र याद होगा आयत के क्षेत्रफल का। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी x, चौड़ाई y, x गुणा y, या हम कह सकते हैं xy। यदि आयत की लंबाई x, चौड़ाई y है तो उसका क्षेत्रफल xy वर्ग इकाई भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब बात आती है शर्त की। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो, ठीक है ना, हाँ यहाँ से है, सॉरी यहाँ से है यहाँ तक, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है ना, आयत की लंबाई कितनी कर रहे हैं? 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई थी x, उसमें से 5 कम कर दिया। चौड़ाई थी y, उसमें 3 इकाई बढ़ा दी। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल था xy, उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो गई। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल आता है गुणा करके। ठीक है ना, ये लंबाई है, 5 इकाई कम करी, ये लंबाई अब रह गई, चौड़ाई 3 बढ़ा दी तो y + 3 रह गई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई और क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो गया। ये नई वाली लंबाई आ गई, ये नई वाली चौड़ाई आ गई, ये नया वाला क्षेत्रफल आ गया। अब इसकी गुणा कर दीजिए। जब हम गुणा करेंगे तो x की y में होगी, xy हो जाएगा, फिर x की 3 में होगी तो +3x हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद -5 की y में होगी तो -5y हो जाएगा, और -5 की 3 में होगी तो -15 हो जाएगा, बराबर xy ऋण 9। ठीक है, अब देखिए xy ये जो है ये इधर पक्षांतर कर देते हैं हम, xy + 3x - 5y -xy, इस +15 का इधर कर देते हैं। हो गया पक्षांतर। xy से xy कैंसिल, बचा हमारा 3x - 5y बराबर 15 में से 9 घटेंगे, माइनस का है, ये आ जाएगा आपका 6। ये आ गया समीकरण 1। समझ में आपके आ गया होगा। दूसरी शर्त है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा रहे हैं, लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं यानी प्लस होगा, चौड़ाई को भी चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, ये भी प्लस होगा, x + 3 y + 2, और क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, xy + 67। आप हल करेंगे, फिर आपका दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को आप चेक करेंगे कि इनका हल अद्वितीय है कि नहीं है। अगर अद्वितीय है
तो उनको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। x और y का जो मान आएगा वही आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी, वही आयत की विमाएँ होंगी। ठीक है, तो आपने ये स्वयं करना है, हम यहीं पर छोड़ रहे हैं इसको, आप इसको स्वयं करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके एंड